नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं प्रगतिवाद आधुनिक काल का काव्यखंड। आज हम करेंगे, इसके 40 प्रश्नों की श्रृंखला है और मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो है प्रगतिवाद एक ही वीडियो में जो है समाप्त हो जाए और आपका कोई भी प्रश्न जो है परीक्षा में छूटे ना। प्रगतिवाद से पहले हम आधुनिक काल के जो है भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज प्रगतिवादी युग हम करने वाले हैं। प्रगतिवादी युग शुरू करने से पहले इसके कुछ प्रमुख मुख्य जो बिंदु हैं उन्हें जान लेते हैं। तो प्रगतिवाद का आरंभ कहाँ से माना जाता है? पाश्चात्य देशों से माना जाता है। ठीक है, यानी कि पाश्चात्य देशों से माना जाता है, यानी कि इसका जो आरंभ है वो भारत में नहीं हुआ है। पहला तो यही बिंदु है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो प्रगतिवाद का संबंध किससे माना जाता है? मार्क्सवाद से माना जाता है। ठीक है, मार्क्सवाद से माना जाता है। इसीलिए जो है कहा भी गया है कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। ठीक है, तीसरी अगर हम बिंदु की बात करें तो तीसरा बिंदु यह है इसका कि इसमें जो है स्त्री को पुरुष के समान समझा गया है। ठीक है, स्त्री को पुरुष के समान समझा गया है, उसको पुरुष के समान ही सम्मान दिया गया है। और आगे है कि प्रगतिवाद के अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो प्रगतिवाद के प्रवर्तक जो है किसको कहा जाता है? मार्क्स को कहा जाता है, क्योंकि यह मार्क्सवाद से ही उपजी हुई जो है धारा है। इसके अलावा प्रगतिवाद को जो है साम्यवाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रगतिवाद को ही साम्यवाद कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिससे जो है आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो पहला प्रश्न देखिए, पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? और हमारे विकल्प हैं 1938, 1936, 1934 या फिर 1935। तो पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। तो चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? और हमारे विकल्प हैं 1 इलाहाबाद, 2 मुंबई, 3 लखनऊ या फिर 4 कलकत्ता। तो देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में तो हुआ था, लेकिन कौन से वर्ष में हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो 1936 में हुआ था। और पहले लेखक संघ का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, द्वितीय प्रगतिशील संघ के अध्यक्ष कौन थे? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, 2 नागार्जुन, 3 रामविलास शर्मा या फिर 4 त्रिलोचन शास्त्री। तो देखिए, द्वितीय प्रगतिशील संघ की अगर हम बात करें तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और द्वितीय प्रगतिशील संघ की जो अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ठीक है, 1938 में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? और हमारे विकल्प हैं 1926, 1936, 1946, 1939। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 से मानी जाती है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन था वो 1936 में हुआ था, जबकि इसका गठन 1935 में हो चुका था, लेकिन इसके पहले अधिवेशन से ही इसकी जो है स्थापना मानी जाती है। तो 1936 जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? और विकल्प है हमारे दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ या फिर यथास्थितिवादी। तो प्रगतिवादी जो काव्य है वो यथास्थितिवादी काव्य है। ठीक है, इसमें जो है यथास्थिति का वर्णन ही किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? और विकल्प है हमारे 1 नागार्जुन, 2 अज्ञे, 3 दिनकर, 4 मुक्तिबोध। तो देखिए, प्रगतिवादी के जो प्रमुख कवि हैं वो नागार्जुन हैं,
दिनकर हैं और मुक्तिबोध है, लेकिन अज्ञे जी जो हैं वो प्रगतिवाद के नहीं हैं, बल्कि कहाँ के हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और अज्ञे जी ने तार सप्तक की भी स्थापना की थी। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम करेंगे प्रयोगवाद। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि है? विकल्प है हमारे 1 जयशंकर प्रसाद, 2 आलोक धनवा, 3 केदारनाथ अग्रवाल या फिर 4 हरिवंश राय बच्चन। तो जैसा कि आपको पता है, केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो एक प्रगतिवादी कवि हैं। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और केदारनाथ अग्रवाल के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है? 1911 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। और विकल्प है हमारे प्रगतिवाद, जनवाद, प्रयोगवाद या अकविता। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति हमें प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? और विकल्प है हमारे छायावादी, रोमानियत एवं प्लायनवादी प्रवृत्ति का, 2 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, 3 मार्क्सवादी प्रभाव का या फिर 4 उपयुक्त सभी का। तो जो प्रगतिवादी जो काव्यधारा उत्पन्न हुई थी या फिर जिसका उदय हुआ था उसमें इन सभी का योगदान है, चाहे वो छायावादी, रोमानियत, प्लायनवादी प्रवृत्ति हो, चाहे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो या मार्क्सवाद का प्रभाव हो। तो इसलिए विकल्प 4 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखिए, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? और हमारे विकल्प हैं बाबा नागार्जुन, 2 वासुदेव सिंह, 3 बाबा दीन, 4 वैद्यनाथ मिश्र। तो देखिए, नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? नागार्जुन जी का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र जो है इनका वास्तविक नाम था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? और विकल्प है हमारे छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर द्वैधी युगीन। तो हम प्रगतिवादी कर रहे हैं और नागार्जुन जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? और हमारे विकल्प हैं 1 नागार्जुन, 2 त्रिलोचन, 3 निराला, 4 राघव राघे। तो व्यंग्य की अगर हम सर्वाधिक प्रखरता की बात करें तो वो नागार्जुन जी की काव्य रचनाओं में पाई जाती है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नागार्जुन जो है उनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है माफ़ कीजिए। नागार्जुन के बारे में अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो नागार्जुन जी ने जो है दीपक पत्रिका का संपादन किया था। इसके अलावा नागार्जुन का नाम, जैसा कि आपको पता है, पहले वैद्यनाथ मिश्र था। तो इनका नागार्जुन नाम कब पड़ा है? तो इनका नागार्जुन नाम पड़ा है जब इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। ठीक है, जब ये बौद्ध धर्म में आ गए हैं तब इनका नाम जो है नागार्जुन पड़ा है। इसके अलावा इन्हें हिंदी का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिंदी का कबीर इनको कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो है यात्री नाम से भी लिखते थे, लेकिन यात्री नाम से कौन सी जो है भाषा में लिखते थे? मैथिली में जो है ये मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? और हमारे विकल्प हैं रागे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन या फिर अज्ञे। तो प्यासी पथराई आंखें जो है नागार्जुन जी की रचना है। और अगर हम बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1962 है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, अजय खंडहर के रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे 1 रामदरस मिश्र, 2 रागे राघव,
3 त्रिलोचन, 4 शिवमंगल सुमन। तो अजय खंडर जो है रागे राघव की रचना है, जो कि एक प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। और अजय खंडर के अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो अजय खंडर का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1944 है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, आत्मगंध किसकी रचना है? और विकल्प है हमारे केदारनाथ अग्रवाल, 2 शमशेर बहादुर, 3 धर्मवीर भारती या फिर 4 नागार्जुन। तो जो आत्मगंध है वो केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य रचना है। और अगर हम आत्मगंध के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1988 है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 16, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? और विकल्प है हमारे नागार्जुन, शिवमंगल सुमन, रागे राघव या फिर त्रिलोचन। तो मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। और मिट्टी की बारात के अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो मिट्टी की बारात का प्रकाशन वर्ष 1972 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? और विकल्प है हमारे आग का आईना, नींद के बादल, युग की गंगा या फिर हे मेरी तुम। तो केदारनाथ अग्रवाल जी की जिस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, वो है विकल्प 3, युग की गंगा। और युग की गंगा की अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यह कब प्रकाशित हुआ है, 1947 में। और आप जानते हैं 1947 में जो है हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो इसी वजह से आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि उस समय जो है अर्थव्यवस्था कितनी विषम हो गई थी। तो इस तरह से युग की गंगा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1947 है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, सोनेट छंद में रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? और विकल्प हैं हमारे 1 नागार्जुन, 2 प्रसाद, 3 त्रिलोचन, 4 निराला। तो सोनेट छंद की रचना करने के लिए जो है त्रिलोचन को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है। त्रिलोचन जी ने जो है सोनेट छंद की प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि त्रिलोचन को सोनेट छंद का प्रवर्तक माना जाता है हिंदी साहित्य में, ठीक है। हिंदी साहित्य में प्रवर्तक माना जाता है इन्हें सोनेट छंद का। और इनके अगर वास्तविक नाम की बात करें तो त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या है, वासुदेव सिंह, ठीक है। वासुदेव सिंह है जो है इनका वास्तविक नाम है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में उनके रचनाकारों के नाम सुमेलित कीजिए। और विकल्प है हमारे 2 सूची दी हुई हैं हमें। पहली सूची में जो है रचना दी हुई है और दूसरी में रचनाकार। तो पहले देखते हैं रचना 1, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, बी पांचाली, सी ताप के ताए हुए दिन, डी एशिया जाग उठा है। और सूची 2 में देखिए, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, रागे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नाग अर्जुन। तो हमें बताना है कि कौन सी रचना कौन से रचनाकार की है। तो अगर हम बात करें पहली खिचड़ी, तो खिचड़ी रचना किसकी है? तो खिचड़ी रचना जो है वो खिचड़ी रचना किसकी है? तो खिचड़ी रचना नागार्जुन जी की है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। तो इसलिए 1 का 5। और अगर हम बात करें दूसरी रचना जो कि पांचाली है, तो पांचाली किसकी रचना है? पांचाली रचना है राघव राघे की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। और सी ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन किसकी है? त्रिलोचन जी की है। जो इसका जो है विकल्प है 1 हो जाएगा। और अंतिम है एशिया जाग उठा है, तो ये किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। तो 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके प्रकाशन वर्ष की, तो देखिए खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इसका प्रकाशन वर्ष 1980 है, ठीक है। दूसरी जो पांचाली है, पांचाली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955। और तीसरा है ताप के ताए हुए दिन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1980 है,
ठीक है। और एशिया जाग उठा है का प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिला तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? और विकल्प है हमारे 1 भस्माकुर, ये मिसप्रिंट हो गया है, भस्मांकुर, 2 सिंदूर तिलकित भाल, 3 युगधारा, 4 सतरंगी पंखों वाली। तो देखिए नागार्जुन की बरवे छंद का प्रयोग जिसमें किया है वो है भस्मांकुर। ठीक है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971 है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में हैं? और विकल्प हैं हमारे 1 अज, 2 अवधी, 3 मैथिली, 4 भोजपुरी। तो त्रिलोचन जी हिंदी के अलावा जो है अवधी भाषा में भी लिखते थे, तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 22, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? और हमारे विकल्प हैं नई कविता, 2 प्रगतिवाद, 3 समानांतर कविता, 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद है वो प्रगतिवाद की धारा से, प्रगतिवाद की भौतिक जो काव्यधारा है उसका आधार है। ठीक है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो इसमें जो है शोषक और शोषित, शोषक और जो शोषित है उसके बीच में जो है दिखाया गया है। ठीक है, जो लेखक है वो शोषित को चाहते हैं कि वो क्रांति करे ताकि वो शोषण से मुक्त हो सके। प्रश्न संख्या 23 देखिए, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? और हमारे विकल्प हैं 1 सुमित्रा नंदन पंत ने, 2 नागार्जुन ने, 3 केदारनाथ अग्रवाल ने, 4 त्रिलोचन शास्त्री ने। तो प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। तो चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की तो बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी का प्रकाशन वर्ष 1996 है। माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, केन का कवि किसे कहा जाता है? और हमारे विकल्प हैं 1 गिरिजा कुमार माथुर को, 2 केदारनाथ अग्रवाल को, 3 मुक्तिबोध को या फिर 4 हरिनारायण व्यास को। तो देखिए केन का कवि जो है केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और केन का कवि अगर आपको नाम याद नहीं रहता तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि क से केदारनाथ और के से केन का कवि। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। और हमें 2 सूची दी गई है, एक में रचना दूसरे में रचनाकार है। जैसा कि वो प्रश्न आते हैं तो हमें इन्हें मिलान करना है। तो पहले देखिए रचनाओं के नाम देखते हैं। जमुन जल तुम, बी राह के दीपक, सी धरती और डी रत्न गर्भ। सूची 2 में देखिए रचनाकार 1 नागार्जुन, 2 त्रिलोचन, 3 रागे राघव, 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो अगर हम इन्हें सुमेलित करते हैं तो हमारा क्या आता है? तो देखिए पहला है जमुन जल तुम। तो जमुन जल तुम किसकी रचना है? तो जमुन जल तुम जो है केदारनाथ जी की रचना है। तो 4 का 1 या फिर 1 का 4 कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, दूसरा है बी राह के दीपक। राह के दीपक की अगर हम बात करें तो ये किसकी रचना है? तो राघव रागे जी की रचना है। इसके बाद आता है सी धरती। धरती किसकी रचना है? त्रिलोचन जी की रचना है। और रत्नगर्भ नागार्जुन जी की रचना है। तो इसमें जो है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1
जो है बन जाता है। तो विकल्प 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें इनके प्रकाशन वर्ष की, तो देखिए जमुन जल तुम जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1984 है। इसके बाद आती है राह के दीपक, राघव रागी जी की रचना, और राघव रागी जी की रचना का प्रकाशन वर्ष मुझे ज्ञात नहीं है, ठीक है। लेकिन धरती का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, तो धरती का प्रकाशन वर्ष है 1945, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? और हमारे विकल्प हैं 1 ग्रामीण परिवेश से, 2 प्रगतिवादी दृष्टि से, 3 प्रयोगवादी चेतना से, 4 नई कविता से। तो जैसा कि आपको पता है सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी कवि हैं, लेकिन उनकी ग्राम्य जो कृति है उसका संबंध किससे है, प्रगतिवादी दृष्टि से है, ठीक है। वो प्रगतिवादी कवि भी हैं, इसका मतलब छायावादी कवि वो प्रमुख है जैसा कि आपको पता है, लेकिन उनकी जो रचना है ग्राम्य वो प्रगतिवादी दृष्टिकोण की रचना है। तो दूसरा विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। मन उसका जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे 1 रामविलास शर्मा, 2 केदारनाथ अग्रवाल, 3 अज्ञे, 4 नरेंद्र शर्मा। तो जो उपयुक्त पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29। खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प है हमारे 1 धर्मवीर भारती, 2 अज्ञे, 3 नागार्जुन, 4 निराला। तो खेत हमारे, भूमि हमारी, ये पंक्तियाँ किसकी है, नागार्जुन जी की हैं। तो तीसरा विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। अबे सुन बे गुलाब भूल मत अगर पाई खुशबू, ये अगर है, अगर पाई तूने खुशबू रंगो आब। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? और हमारे विकल्प हैं प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अबे सुने ओ गुलाब ये प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है, पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा। और अगर मैं इनकी पंक्तियों की बात करूं तो यह कुकुरमुत्ता कविता से ली गई है, जो कि निराला जी की प्रगतिवादी कविता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 31। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदारनाथ जी का कौन सा सम्मान मिला है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदारनाथ जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है, या फिर व्यास पुरस्कार मिला है। तो देखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए इन्हें सोवियत लैंड रूस पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए। केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया? यानी कि 1986 में जो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो उन्हें किस काव्य ग्रंथ के लिए मिला था? और विकल्प है हमारे पुष्पदीप, लोक और आलोक, अपूर्वा, या फिर आत्मगंध। तो केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्वा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1986 में, ठीक है। हाँ जी, कब मिला था? 1986 में अपूर्वा के लिए। प्रश्न संख्या 33 देखिए। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? और हमारे विकल्प हैं 1 युग की गंगा, 2 नींद के बादल, 3 आग का आईना, 4 युग धारा। तो देखिए इसमें से जो युग धारा है वो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना नहीं है, ठीक है। केदारनाथ जी अग्रवाल जी की ये रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? यह नागार्जुन जी की रचना है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की मैं बात करूं तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष
1956 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और विकल्प है हमारे 1 नवीन, 2 त्रिलोचन, 3 नागार्जुन, 4 मुक्तिबोध। तो उपयुक्त जो पंक्तियाँ हैं वो त्रिलोचन जी की पंक्तियाँ हैं, तो दूसरा ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखिए। घुन खाए शह तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। यह पंक्ति किस कवि की है? और विकल्प है हमारे आलोक धनवा, रघुवीर सहाय, 3 नागार्जुन, 4 राजेश जोशी। तो देखिए जो उपयुक्त पंक्तियाँ दी गई हैं, घुन खाए शह तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाँचे, यह नागार्जुन जी की पंक्तियाँ हैं। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिए। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा है? और विकल्प है हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह, 2 डॉक्टर वसुदेव सिंह, 3 डॉक्टर नामवर सिंह या फिर 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? और विकल्प है हमारे 1 छायावादी सौंदर्य से, 2 प्रगतिवादी चेतना से, 3 प्रयोगवादी चेतना से, 4 प्रकृति के सौंदर्य से। तो बादल राग जो है वो प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है बादल राग में जो है शोषक और शोषित का वर्णन है। ठीक है, और वैसे निराला जी छायावादी कवि है, लेकिन उन्होंने प्रगतिवादी जो है चेतना की रचनाएं भी की हैं। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखिए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। और विकल्प है हमारे सूची 1 युगधारा, बी युग की गंगा, सी रसवंती, डी हिलोल। और सूची 2 में दिए गए हैं हमें रचनाकार, 1 दिनकर, 2 शिवमंगल सुमन, 3 केदारनाथ अग्रवाल और 4 नाग अर्जुन। तो हमें जो है इन्हें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है युग धारा। तो युग धारा की अगर हम बात करें तो युग धारा किसकी रचना है? तो युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद आता है युग गंगा। युग गंगा की अगर हम बात करें तो युग गंगा किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। ठीक है, इसके बाद रसवंती। रसवंती जो है किसकी रचना है? तो रसवंती दिनकर जी की रचना है। ठीक है, और अंतिम है हिलोल। हिलोल किसकी रचना है? शिवमंगल सुमन की रचना है। ठीक है, तो इसमें जो है आएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो सबसे पहले आता है युगधारा। युगधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो युगधारा का प्रकाशन वर्ष जो है 1956 है। ठीक है, युगधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956। दूसरी है युग की गंगा। तो युग की गंगा का प्रकाशन वर्ष क्या है? युग की गंगा का प्रकाशन वर्ष है 1947। ठीक है, उसके बाद है रसवंती। और रसवंती किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है। उसको जो प्रकाशन वर्ष है कब का है? 1939 का। ठीक है, और इसके बाद आता है शिवमंगल सुमन जी की हिलोल और उसका प्रकाशन वर्ष भी 1939 ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। नागार्जुन की रचनाओं को आरोही कालक्रम के अनुसार निर्धारित करें। और हमें रचनाएं दी गई हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। दूसरा विकल्प है
दूसरा विकल्प है सतरंगी पंखों वाली, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। तीसरा विकल्प है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली। और अंतिम है सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें और युगधारा। तो जैसा कि आपको पता है युगधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1956 है। ठीक है, अभी हमने प्रश्न संख्या 38 में किया है। युगधारा का समय क्या है, 1956 है। उसके बाद आती है सतरंगी पंखों वाली। ठीक है, सतरंगी पंखों वाली की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। ठीक है, और अंत में आती है प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1962 है। ठीक है, तो इस तरह से पहला विकल्प ही जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40, प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। और विकल्प है हमारे 1918 से 1936, 1903 से 1920, 1850 से 1885, 1936 से 1943। तो प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो 1936 से 1943 है। चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 18 से 36 की, 18 से 50 से 1885 की, तो ये भारतेंदु युग है। ठीक है, भारतेंदु युग है। 1918 से 1936 जो है ये है छायावादी युग है। और 1903 से 1920 यह है द्वितीय युग का समय है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्रगतिवादी काव्य जो है आपको क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें।